गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हुआ? विकल्प है ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित है। बाकी तीनों में त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। और आज का दूसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी केंद्रीय विधि मंत्री को। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रपति को संबोधित करके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं अपना त्यागपत्र देते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? विकल्प हैं ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी रिट अधिकारिता के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय की दो राज्यों या केंद्र और दो राज्यों के बीच होने वाले विवाद में उच्चतम न्यायालय को ऐसी अधिकारिता प्राप्त है जो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। आज का चौथा प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बी उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सी सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, डी उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। ये कथन सही नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों अन्य कथन वो सही हैं। आज का पांचवा प्रश्न, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि एक याचिका है, जनहित याचिका है। इसकी शुरुआत वर्ष 1986 में न्यायमूर्ति पीएन भागवती के द्वारा की गई थी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन कहाँ से दी जाती है? ए भारत की संचित निधि से, बी राज्य की संचित निधि से, सी विभिन्न राज्यों की संचित निधि से, डी भारत की आकस्मिकता निधि से। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राज्य की संचित निधि से। इसी को समेकित निधि भी कहते हैं। वहाँ से जो है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन दी जाती है और उसी से जो कार्यकारी होते हैं न्यायाधीश उनको वेतन भी दिया जाता है। आज का हमारा सातवां प्रश्न, किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ए उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा, बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा, सी संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा, डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा जो है संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी उच्चतम न्यायालय की। ऐसा प्रावधान 348 अनुच्छेद में किया गया। आज का आठवां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? विकल्प है ए अनुच्छेद 120, बी अनुच्छेद 121, सी अनुच्छेद 122, डी अनुच्छेद 123। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 122 के तहत इस तरह की कार्रवाई की
अनुशंसा नहीं दी गई है। इस तरह की कार्यवाही को प्रतिबंधित किया गया है कि संसद की जो भी कार्रवाई हो उसकी कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच कर सके। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में सुधारात्मक याचिका, जिसे क्यूरेटिव पिटिशन कहते हैं, उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? ए अनुच्छेद 139, बी अनुच्छेद 140, सी अनुच्छेद 141, डी अनुच्छेद 142। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में क्यूरेटिव पिटिशन या आपकी जो है सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी जनहित याचिका से, सी न्यायिक पुनरावलोकन से, डी न्यायिक स्वतंत्रता से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जनहित याचिका से न्यायिक सक्रियता संबंधित है, जिसको PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। और इसकी शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है? ए 20, बी 25, सी 30, डी 31। तो ये प्रश्न के अनुसार है। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या थी वो 31 थी, लेकिन वर्तमान में ये जो है 34 हो गई, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश शामिल है। आज का हमारा 12वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पिंजरे में बंद तोता कहा है? ए रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, बी विनीत नारायणी बनाम भारत संघ मामले में, सी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में, डी कोयला आवंटन घोटाला मामले में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कोयला घोटाला आवंटन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पिंजरे में बंद तोता कहा था जो है, और ये जो है कोयला आवंटन घोटाले से संबंधित केस था। आज का हमारा 13वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसका जो वेतन होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। आज का हमारा 14वां प्रश्न, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ए राष्ट्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग, बी गोरवाला समिति, सी कृपलानी समिति, डी संथानम समिति। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, संथानम समिति की सिफारिशों पर भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको CVC कहते हैं। आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? विकल्प हैं ए हैदराबाद उच्च न्यायालय, बी कोलकाता उच्च न्यायालय, सी मद्रास उच्च न्यायालय, डी कटक उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी कोलकाता उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।